नमस्कार बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो अपना 25 को भी अगले वीक में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लास्ट के 7 दिन में अपना जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको प्रिपेयर करने के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसके अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से हमें समझ के चलना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 7 पॉइंट लेके चल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं 30 इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और करेंसी के लिए आपको 30 इंपॉर्टेंट कंट्री की लिस्ट दूंगा एक, उसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो उन 30 कंट्रीज की लिस्ट मैंने इसमें बनाई है। उसके अलावा कुछ रेट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। एप्स एंड वेब है, वहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे क्या है इसी वीडियो के दौरान आपको 10-15 15-20 क्वेश्चन तो इसी वीडियो के अंदर में से मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन एंड टाइम में आपके लिए एक बूस्टर साबित हो सकती है ये वीडियो। तो इसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड करेंसी से। देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें लगभग 30 31 32 देश हैं। जिसमें पहले तो ब्रिक्स जो मैंने लिखा है, इस ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स में जो अपने 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पाँचों देश हैं। तो इस ब्रिक्स में आने वाले पाँचों के पाँचों देश आपको इनकी कैपिटल करेंसी याद करनी, क्योंकि इनके बहुत सारे ये करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनकी न्यूज़ को करनी है। इसके अलावा जैसे जैसे ये आते जा रहे हैं आप इनको नोट करते जाइएगा, और आपको इन्हीं की कैपिटल या करेंसी एक बार सारी याद करनी है, लेकिन एक बार पहले इनकी याद कीजिए। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कम से कम इनकी याद करके ज़रूर जाइएगा। हो सकता है इनमें से ही आ जाए, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपके आ जाने चाहिए। नेक्स्ट है अपने सूडान, पेरू, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, रोम, बेल्जियम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तजाकिस्तान, हंगरी, वियना, बैंकॉक, सिप्रस, और इधर ये 18 देश की एक लिस्ट और आई है। तो इन 2 लिस्टों के आधार पे आप इधर इसको भी नोट नोट कर लीजिएगा। इन पे आप इनकी कैपिटल करेंसी याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन डिफरेंट रेट्स, जो पीछे मैंने पूरा सेक्शन बताया 30 जो इंपॉर्टेंट, वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा, जो मैं इस 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपको बताने जा रहा हूँ। ये है अपनी इंपॉर्टेंट रेट्स। पहली बैंक रेट 7% है, CRR 4% चल रही है, SLR 21% है, रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 6%, MSF 7%, EPF 8.75%। EPF है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 3-4 रेट्स और हैं जो पिछली बार बीओबी में आई हुई हैं, वैसी रेट्स जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, तो उसके लिए भी मैंने नीचे आपको ये रेट्स दिए हैं। तो सर्विस टैक्स रेट इंक्रीज टू 15%, 15% सर्विस टैक्स रेट को कर दिया। अगर क्वेश्चन है सर्विस टैक्स को कितना कर दिया, 15% आपको बताना है। PPF 8.1 से बढ़ा के 8.7 कर दिया है। PPF ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। तो ये 8.1 से 8.7 तक बढ़ा दिया गया है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ किसान विकास पत्र KVP 7.8 कर दिया गया, 8.7 से घटा के, पहले 8.7 था, अब 7.8 कर दिया है। तो इसको आप याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट फॉर द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF लोन टू सेंटर एंड स्टेट फॉर FY फाइनेंशियल ईयर, FY जहाँ भी लिखा मिले आप उसे फाइनेंशियल पढ़िएगा, फाइनेंशियल ईयर, ओके। 2016-17 हैज़ बिन रिवाइज्ड एंड फिक्स्ड एट 8.8%, 8.8% कर दिया इसको NSSF रेट को। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जो आपको अभी वीडियो पे ये सारा कुछ दिख रहा है, जो रेट्स दिख रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम कैसे मार्क्स ला सकते हो आप, इसकी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आगे हम देखेंगे एप्स एंड वेब पोर्टल। आजकल एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐप्स में से, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन की मार्किंग एक की है, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट देखेंगे, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा वीडियो। RBI ने इलीगली जो मनी कलेक्शन होता है उसके लिए एक पोर्टल, मतलब उसको रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं सचेत। सचेत सचेत मतलब जागरूक रहना, तो उसी हिसाब से आप इलीगल मनी को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। UPI की फुल फॉर्म आ सकती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ये अभी भी NPCI ने लागू किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
डीसीबी बैंक है जो अपना डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है, जिसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ने फर्स्ट आधार इनेबल एटीएम बेंगलोर में जारी किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पीयू के एग्जाम में आ भी गया था। तो डीसीबी बैंक लॉन्चेज फर्स्ट आधार इनेबल एटीएम इन बेंगलुरु। नेक्स्ट है अपना आईटी डिपार्टमेंट ने ई निर्वाण प्लेटफॉर्म फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर ग्रीवियंस के लिए ई निर्वाण टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना किया है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स डिपार्टमेंट के लिए किया है ताकि टैक्स पेयर्स डायरेक्ट फास्ट ट्रैक से इससे ई निर्वाण ऐप के थ्रू टैक्स का पेमेंट कर सकें। तो ये ई निर्वाण ऐप एक की गई लॉन्च। एसबीआई ने एक मिंगल ऐप लॉन्च की, ये बहुत अच्छी अपने में एक ऐप है जिसके ऊपर आपको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, यहाँ से आपको बैंकिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, बैंकिंग करने का, पेमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराएगी ये मिंगल ऐप। ये एसबीआई ने लॉन्च की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी यूबीआई के पीओ में आया था। एसबीआई कार्ड ने एक कार्ड लॉन्च किया जिसको बोलते हैं सिंपली क्लिक। ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। इसके लिए इन्होंने 6-7 कंपनी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट के अलावा भी 4 कंपनियाँ और उनके साथ कोलोब्रेशन की है। तो ये इस क्रेडिट कार्ड से ये कुछ बेनिफिट्स देंगे अपने कस्टमर को इन वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग करने के लिए, जिससे इन दोनों कंपनीज़ को, एसबीआई को और इन कंपनीज़ को सबको फ़ायदा होगा, इसलिए कोलोब्रेशन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई बैंक ने फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स फॉर पावर बैंकिंग ऑपरेशन। रोबोटिक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर किया है बैंकिंग को और ऑपरेशन को और तेज बढ़ाने के लिए। सॉफ्टवेयर में एक ये बहुत ही नया इन्वेंशन है। आईसीआईसीआई ने स्मार्ट वॉलेट फर्स्ट इट्स काइंड फुली ऑटोमेटेड डिजिटल लॉकर फैसिलिटी इन इंडिया। डिजिटल लॉकर की, लॉकर पहले ऐसे बाहर होते थे बैंक में होते थे, इसने डिजिटल लॉकर की एक सुविधा दी। तो क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल लॉकर किसने लॉन्च किया, तो आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, उसका नाम भी पूछ सकता है स्मार्ट वॉलेट। इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन आई टैप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जितनी भी अच्छी सुविधाएं आजकल एप्लीकेशंस, नए नए इन्वेंशन आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छे कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तरंग एक मोबाइल बैंक है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किए। एक बात मैं आपको इसको इसमें और बता देना चाहूँ, जो गवर्नमेंट्स की ऐप है या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक की ऐप्स हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इन ऐप के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विद्यांजलि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वॉलंटियर वर्क एक गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी वॉलंटियर ऐप मतलब वर्क करना चाहता है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो विद्यांजलि एक ऐप एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट गिविंग कैश गिविंग ऐप है, ये कैशी नाम से एक ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है, फिनटेक कंपनी की ऐप है ये। रेलवे मिनिस्ट्री ने निर्वाण पोर्टल लॉन्च किया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो रेलवे में से वैसे ही क्वेश्चन आना होता है, दूसरा रेलवे में से ये ऐप है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो निर्वाण ऐप रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस टीचर्स एजुकेशन पोर्टल प्रशिक्षक, प्रशिक्षक नाम से एमएचआरडी ने एक टीचर्स के लिए हेल्पफुल एक ऐप लॉन्च की है प्रशिक्षक नाम से, वो आपको याद रखनी। माइक्रोसॉफ्ट ने 2-3 ऐप लॉन्च किए हैं ये अपने एचआरडी डिपार्टमेंट के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हम थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा सेशन, 1 घंटे से भी ज़्यादा चले जाएगा, इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन पर फोकस करूँगा। TRAI ने माई स्पीड नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं उनकी स्पीड चेक करने के लिए, एक्चुअल वो क्या स्पीड देते हैं, कहीं 3G में, 2G में, 4G में कहीं वो घपला तो नहीं कर रहे हैं, अपने को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक स्पीड मेजरमेंट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिससे कस्टमर अपनी स्पीड लॉन्च कर सकता है। एक ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री पावर ने ऊर्जा नाम से एक ऐप लॉन्च की जिसका पूरी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, अर्बन ज्योति अभियान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। अर्बन सेक्टर के अंदर जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके लिए एक ऐप लॉन्च की है। उसके बाद में सूर्य मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ठीक है, ये भी पावर से संबंधित है। अब एक एक हेरिटेज पोर्टल, जिसे अपना हेरिटेज पोर्टल का मतलब हो गया जो टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताए, तो साहापीडिया नाम से एक इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन इंटरेक्टिव हेरिटेज पोर्टल बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च कृषि विज्ञान केंद्र KVK पोर्टल, कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी, उनको अपनी फसलों के बारे में ज़्यादा डिटेल दी जाएगी, तो कृषि विज्ञान केंद्र को भी लॉन्च किया है। ठीक है, विद्युत
प्रभा मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू एम्पावर कॉमन पीपल टू डिमांड 24/7 ऐप। विद्युत प्रभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें आप अपनी कंप्लेंट वगैरह करा सकते हो कि भाई हमें इस टाइम पे बिजली वगैरह नहीं मिल रही है। सुगम्य पुस्तकालय एंड ई लाइब्रेरी एक इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है। लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट में दिव्यांगों के लिए लॉन्च किया है। इसमें जो अपने मतलब विकलांग लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, तो इस ऐप को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो भी इस ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सुगम्य पुस्तकालय मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, ये कोई ऑडियो लाइब्रेरी होगी जिससे वो सुन के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद में स्पोर्ट्स की बातें करेंगे। स्पोर्ट्स में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो स्पोर्ट्स में पढ़ने के लिए बहुत है, टेनिस भी, क्रिकेट में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस बार जहाँ तक संभावना लग रही है 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो ओलंपिक्स में से ही आ जाने चाहिए। इसलिए अपन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्शन है इसके अंदर। ये ओलंपिक 2016, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक कमेटी थॉमस बेच था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का जो प्रेसिडेंट है, यही पूछ सकते हैं, थॉमस बेच। इसके बाद में रेडियो में हुआ था, सबको पता है, स्लोगन ए न्यू वर्ल्ड था। 2020 में समर ओलंपिक टोक्यो जापान में होने वाला है। ठीक है, और गोल्फ और रग्बी 2 नए गेम्स इसके अंदर शामिल किए गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब, और उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इसके अंदर। उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। माइकल फेलेप्स, ये उसेन बोल्ट एक रेसर है जिसमें मतलब 100 मीटर 200 मीटर ऐसे रेस में भागते हैं ना, उसमें इसने तीन तीन गोल्ड मेडल जीते हैं। माइकल फेलेप्स ने 5 गोल्ड मेडल, ये एक स्विमर है, तो इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल जीता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल आते नहीं, लेकिन इन दोनों ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, तो इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है और अपनी इंडिया की पोजीशन 67 नंबर पे थी। ठीक है, 5वीं बार इसने लगातार टॉप किया है टेबल लिस्ट के अंदर। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला यूनाइटेड स्टेट है। इसके बाद में इंडिया की स्थिति क्या है रियो के अंदर, वो अपन देखेंगे। जिमनास्ट दीपा कर्माकर नेरोली मिस्ड द ब्राउन्स बाय फिनिशिंग फोर्थ इन द वुमेन वर्ल्ड। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दीपा कर्माकर कौन से गेम से संबंधित रखती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 18 ईयर गोल्ड आदिति अशोक स्लिप्ड अवे फ्रॉम द बिंग इन टॉप 10 एट द एंड ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ द फिनिश फर्स्ट विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 7। मतलब इसमें ये जो स्कोर वगैरह है इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसमें ये 18 ईयर की सबसे यंग लड़की थी, इसलिए इसका आ गया है आदित्य अशोक। ठीक है, तो ये पूछेगा आदित्य अशोक किस गेम से संबंध रखता है, तो आप इसमें गोल्फ बोल सकते हो। ठीक है, रेसलर नरसिंह यादव को नाडा ने पहले परमिशन दे दी थी, फिर उसके बाद में वाडा ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। नाडा और वाडा की फुल फॉर्म भी आती है। नाडा है, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नरसिंह यादव के ऊपर रोक लग गई थी, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकता है डोपिंग टेस्ट में कौन फेल हो गया, तो नरसिंह यादव पे। सीमा पूनिया भी एक प्लेयर थी जो अपने डिस्कस थ्रो में थी, तो इसमें से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीमा पुनिया किस गेम से संबंधित रहती है। दीपिका कुमारी भी इसमें आ सकती है, शूट में थी ये, शूटिंग के अंदर, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। गगन नारंग भी पूछ सकते हैं कि किस गेम से संबंधित है, तो इसी देख लेना, ये शूटिंग से संबंधित है भी। योगेश्वर दत्त, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्लेयर से बहुत ज़्यादा आस थी कि हमें ये गोल्ड लाएंगे, लेकिन ये कोई भी मेडल नहीं ले पाए। तो 65 फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने भाग लिया था। तो योगेश्वर दत्त कौन से गेम से संबंधित रखते हैं, रेसलिंग। यहाँ तक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में इंडिया के लिए एकमात्र सिल्वर मेडल कौन लेके आए, पीवी सिंधु लेके आई सिल्वर मेडल वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट रियो ओलंपिक में। रेक्सरल साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। इनका मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इनको नेशनल अवार्ड भी मिले। साक्षी मलिक को हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। इनसे रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है पीवी सिंधु और साक्षी मलिक से, वो जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा है संभावनाएं हैं। ऐसे विनेश फोगाट का भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस गेम से संबंधित है। अब अपन पैरा ओलंपिक पे फोकस करेंगे। पैरा ओलंपिक 2016 में अपनी भारत की किस्मत बड़ी अच्छी रही है, तो अपने को 2-3 मेडल मिले के अंदर। पैरा ओलंपिक में की पॉइंट्स क्या क्या है, देवेंद्र झाझरिया फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। ठीक है, मेरियनप्पा थंगवी विंस इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट रियो पैरालंपिक गेम। रियो पैरालंपिक गेम में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। ठीक है, हाई जंप के अंदर जीता है। जेलविन थ्रोवर देवेंद्र झाझरिया विंस गोल्ड मेडल एट रियो ओलंपिक 2016। ये जो जेलविन थ्रोवन थे, ये क्लिंच 2 गोल्ड मेडल एट पैरा ओलंपिक में लिया है इन्होंने।
फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने 2004 में ले लिया था, तो दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने लिया है। ठीक है, थ्रोवर हैं ये, फेंकते हैं। दीपा मलिक ने शॉट पुट में अपना वुमेन में मेडल लिया है। ठीक है, लेकिन इनको सिल्वर मेडल ही मिल पाया है। बुक एंड ऑथर दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप इन बुक्स के को तो कम से कम याद कीजिए। इनके अलावा भी अगर आपको कोई लेटेस्ट बुक्स जो लास्ट के 3 महीने में रिलीज़ हुई हो या फिर लास्ट के 4 महीने में रिलीज हुई, अगर आपको उनके बारे में कहीं से पढ़ने को नहीं मिले तो उनको भी जरूर पढ़िएगा, लेकिन इनको जरूर ही पढ़िएगा। एस अगेंस्ट गोल्ड, ये सानिया मिर्जा ने की बायोग्राफी है। ऐसे ही आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ग्रेट डिग्रेडमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ऑथराइज बाई अमिताभ घोष ने इसको लिखा है। एक रुद्रनील सेनगुप्ता ने रिंग साइड विद विजेंदर, ये जो स्पोर्ट्समैन्स के ऊपर और जो कल इन्वायरमेंट कल्चर के ऊपर जो बुक्स थे उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेकिंग ऑफ इंडिया, अनटोल्ड स्टोरी, ब्रिटिश इंटरप्राइजेस, ऑथर बाई कटार लालवानी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन माई हैंड्स, ये एक ऑफिसर थे कृष्णलय भट्टाचार्य, इन्होंने अपना कन्फेशन किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा इनकाउंटर्स वगैरह किए हैं, तो उनकी बुक है ये। बुक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराज जय कृष्णा रसगोत्रा। बुक टाइटल हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, तो ये अपने पूर्व आरबीआई गवर्नर थे दुर्विशी साबूराव, उन्होंने लिखी है ये बुक। तो हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, तो उसी से समझ जाना कि आरबीआई पूर्व आरबीआई गवर्नर दुर्वी सुब्बाराव ने ये बुक लिखी है। द अनसीन इंदिरा गांधी, ये डॉक्टर कल्पी माथुर ने बुक लिखी है। ऐसे ही बस 5-4 बुक हो रहे हैं आपके लिए। शशि कपूर की एक बायोग्राफी है जो असीम चंद्र छाबरा ने लिखी है। एनीथिंग बट खामोशी, ये शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी है जो भारती एस प्रधान ने लिखी है। फ्लाइंग इन हाई विंड्स, ये के मिश्रा ने बुक लिखी है। इसके अलावा हु वाज शिवाजी, ये गोविंद पानसरे ने लिखी है। एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी ऑथर्ड बाय प्रमोद कुमार, गांधी जी की बायोग्राफी है प्रमोद कपूर ने लिखी है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ कश्मीर थ्रू द एजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जन नाथ चाकू ने ये लिखी है इस बायोग्राफी को। फिक्स्ड कैश एंड करप्शन इन क्रिकेट, शांतनु गुहा राय ने इस बुक को लिखा है। इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट जहाँ तक हो सकेगा हम बनाएंगे उसमें बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इस वीडियो को जितना छोटा मैं मतलब बनाना चाह रहा हूँ कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा बने, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकें हम। रेलवे न्यूज़ में से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक उसमें मैंने आपको एक बता दिए पीछे। इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलोब्रेशन किया है, एमओयू साइन किया है हरियाणा और पंजाब के। और गतिमान एक्सप्रेस 160 kmph के ऊपर चली है। अंत्योदय एक्सप्रेस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फुल अनरिजर्व्ड सुपरफास्ट ट्रेन इन इंडिया, इसको भी रिलीज़ किया है। इस ट्रेन के बारे में इस ट्रेन के अलावा कुछ हमसफ़र जो थी वो पहले एयर कंडीशनर थी, थर्ड एसी सर्विस थी विद इन ऑप्शनल सर्विस फॉर मील्स। ऑप्शनल सर्विस थी, उसमें मील्स की कम मतलब वो नहीं था कि भाई आपको मील्स दी जाएंगी। तेजस के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, 130 किलोमीटर के ऊपर चल रही है ये ट्रेन। आजकल ट्रेनों में बहुत अच्छा काम हुआ है, टेलगो ट्रेन भी चलाई गई है इसमें, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन भी पिलीग्रिम से चलाई है, फॉर पिलीग्रिम। शान ए पंजाब एक्सप्रेस बिकम द फर्स्ट ट्रेन फिटेड विद सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा, तो आप क्वेश्चन आएगा सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा से लेस जो अपनी सबसे पहली ट्रेन है उसका नाम क्या है, शान ए पंजाब एक्सप्रेस। ओके, ठीक है। बजाज पावर इंक्ड एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवेज फॉर ललितपुर उदयपुर रेल सेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बजाज पावर के साथ इनका कोलोब्रेशन, एमओयू बहुत ज़्यादा आता है, तो बजाज पावर के साथ इनका कोलोब्रेशन एमओयू साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना वडोदरा गुजरात में इन्होंने यूनिवर्सिटी सेटअप का प्लान बनाया, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल तक ये यूनिवर्सिटी शायद सेट हो जाएगी। इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। यूनियन रेलवे मिनिस्टर 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष इनको देने वाले हैं। ठीक है। श्रेष्ठ इंडियन रेलवे टू सेटअप ए विंग फॉर रिसर्च, एक श्रेष्ठ मतलब से ही पता चल रहा है, तो इंडियन रेलवे ने एक विंग बनाई है अपनी जो रिसर्च करेगी अपने इंडियन रेलवे को आगे कैसे ले जाया जाए। तो श्रेष्ठ क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा। इंडियन रेलवे ने इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर 52 पैसे में आपको 10 लाख तक की इंश्योरेंस मिलेगी। बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अभी बहुत ज़्यादा करंट का, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा है आरएसटी वेबसाइट पे जब आप टिकट बुक करेंगे तभी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 92 पैसे के अंदर 5 साल के लिए एच के लिए मिलेगी।
ठीक है। स्टैटिक जीके, देखो स्टैटिक जीके का मेरा क्या फंडा है, स्टैटिक जीके में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कोई डैम या कोई ये अपना पावर प्लांट या कोई भी ऐसी स्टैटिक चीज़ जो कहीं पे स्थित है या फिर कहीं पे बनाई गई है या फिर कहीं पे उसका, ये क्वेश्चन जो न्यूज़ में चलते हैं वही आते हैं ज़्यादातर। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई डैम है 100 साल पुराना, उसकी कोई आजकल खबर ही नहीं है, उसको पूछ लिया कहाँ पर है, ऐसा बहुत कम होता है बैंक एग्ज़ाम के अंदर स्पेशली। तो आप स्टैटिक न्यूज़ में ऐसे अभी ये पूछ लेगा कि इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड मतलब म्यूजियम कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन के अंदर बनाया गया है वो। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में 2 अक्टूबर 2016 को उसका तैयार हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, बना दिया गया है, लेकिन 2 अक्टूबर से वो चालू हो जाएगा। अब वर्ल्ड टालेस्ट ग्रिडर रेल ब्रिज विल सेटअप इन मणिपुर। अभी ये पूछेगा कि द वर्ल्ड टालेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो अपन तो सोच ही नहीं पाएंगे इंडिया में कि मणिपुर में बन रहा है, वो कहीं देगा लंदन, चाइना, ब्राज़ील, तो इसलिए ये मणिपुर में स्थित है। मेनका गांधी has inaugurated द उत्तराखंड फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एबीसी एट देहरादून में इन्होंने लॉन्च किया इसको। फर्स्ट टाइगर सेल इंडिया विल सेटअप इन देहरादून में फर्स्ट टाइगर सेल बनाने वाले हैं। पूछेंगे आने वाले दिनों में कुछ, फर्स्ट टाइगर सेल कहाँ पे, तो देहरादून उसका क्वेश्चन हो गया। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी सूरत गुजरात में बन रही है, रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में बन रही है और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी सूरत गुजरात में बन रही है, दोनों याद रखना, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब देखिए ये पूछ सकता है दुर्रिप्पा स्टेडियम कहाँ है, ठीक है, तो ये जफाना में है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना इनोग्रेट किया है इन्होंने इसको। ठीक है। रिनोवेटेड इंडिया के द्वारा किया है, तो वहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो सिर्फ ये पूछेगा दुरुप्पा स्टेडियम कहाँ है, तो आपको सीधा जाफना उसमें लिखना है, जाफना श्रीलंका। हो सकता है देश भी दे रहे हो तो श्रीलंका उसमें ऑप्शन आ जाए। ठीक है। तो ऐसे आपको स्टैटिक को कवर करना है। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप डिटेल में जीके पढ़ रहे हो तो जहाँ भी आपको ये चीज़ें नज़र आएँ जो करंट पुराना जीके है या फिर कोई पावर प्लांट डैम जो न्यूज़ में चल रहा है उसको जरूर याद करें। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बन गया जो लॉजिस्टिक डाटा ट्रेडिंग कंटेनर लगा रहा है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन है, तो थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, नेट पे सर्च करिए। ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चरखा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट चरखा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है। लगाया गया है उसको। कोची एयरपोर्ट वर्ल्ड का जो पहला एयरपोर्ट बन गया जो सोलर पावर पे पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वैसे पावर हाउस से नहीं ली जा रही है, पूरी तरीके से सोलर पे डिपेंडेंट हो गया है वो। अब आपको कोची का एयरपोर्ट का कोई नाम होगा तो पूछ लेगा वो एयरपोर्ट कहाँ है, तो कोची एयरपोर्ट हो गया, तो कोची एयरपोर्ट ही इसमें लिखा गया होगा। और एक मिनट सॉरी, एक टाटा होल्ड कीजिएगा इसको। हाँ जी, अपन स्टार्ट हो गए। ठीक है। फिर से थोड़ा पीछे हो गया है ये, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सॉरी फॉर देट। यस, कोची एयरपोर्ट आ गया। इसके बाद में इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी लोकेटेड इन गुड़गांव, गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा। तो पूछ लेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है, गुड़गांव। इसे अपन स्ट्रेटेजी के बोल देते हैं कि कोई चीज़ें पूछ ली क्या कहाँ पे, तो ये करंट में से आता है, बाहर से नहीं आता है ज़्यादा। लार्जेस्ट सिंगल रूफ सोलर पावर प्लांट अमृतसर के अंदर इनोग्रेट कर दिया गया है। तो आपसे अब इनोग्रेट कर दिया गया है वो ठीक है, लेकिन आपसे पूछे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रूफ सोलर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रूफ सोलर पावर प्लांट कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, अमृतसर। थोड़े मेरे अल्सर हो रखे हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है बोलने में, अटक रहा हूँ मैं, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बांग्लादेश और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, सुंदरबन के पास एक पावर प्लांट लगाएंगे वो, 1320 मेगावाट का पावर प्लांट होगा वो। इसके अलावा देखो दोस्तों, पूरा का पूरा जीके इसके अंदर डिस्कस करना बहुत मुश्किल है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा जाना, उसके बाद में उसको पीडीएफ में देना ज़्यादा बेटर रहता है वीडियो के अलावा। ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके 7 या 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो मैंने इसमें लिखा है उसी में से बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, इसमें से 7 से 10 क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलो यहाँ से आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बहुत एक शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा और कहाँ से क्या पढ़ना है जिससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, थोड़ा सा मतलब आप अगर ध्यान से पढ़ोगे। जैसे बैंकिंग बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ौदा बैंक का फेवरेट क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको ये परफेक्टली बताता हूँ। इससे आपके 8 से 10 नंबर और इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप ये पढ़ लेंगे अच्छे से तो।
सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़िए, उनके अंदर लिमिट्स पढ़िए कितना जमा करा सकते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट रेट पढ़िए, उनकी फंक्शनिंग पढ़िए कि इनको कौन खुला सकता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को बड़ी डिटेल में पढ़िए, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट, यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रेजरी मार्केट हो गया, जैसे इस टाइप के और बहुत सारे मार्केट हो जाएंगे। तो ये कितने टाइप के मार्केट्स हैं, तो ये मार्केट्स के बारे में दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इनकी डिटेल में फंक्शनिंग भी पढ़नी है इनके साथ में। तो ये आप 2 से 3 घंटे में ये दोनों पॉइंट्स पढ़ सकते हो, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटेड बात है। टैक्स सिस्टम पढ़ना है आपको। टैक्स सिस्टम में अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सर्विस टैक्स बढ़ा के 15% कर दिया है, तो टैक्स में कौन सी रेट्स कितनी है वो पढ़नी है आपको। दूसरा, टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि भाई कौन कौन से टैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे वेट की जगह जीएसटी लाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा वेट की जगह। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी बिल लागू करने वाला, बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है असम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीएसटी भी आपको पढ़ लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ तक होगा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला राज्य कौन सा था उसको पास करने वाला। ठीक है, टैक्स सिस्टम भी पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। टर्म्स एंड डेफिनेशन, पिछली बार बीओबी के पेपर में ये पूछ लिया था कि कस्टमर क्या होता है, ये टर्म्स एंड डेफिनेशन है। तो आप कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, वहाँ से टर्म्स एंड डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो मैंने रेट्स की लिस्ट बताई थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो शुरू में रेट्स अपन ने डिस्कस की थी, उन रेट्स के बारे में भी पढ़ना है, उनकी डेफिनेशन वगैरह, कौन सी रेट क्या होती है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी टर्म्स एंड डेफिनेशन में ही आ जाता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे रूरल बैंक के, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक हैं, अपने प्राइवेट बैंक हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बैंक्स हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं, वहाँ से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। केवाईसी, केवाईसी से एक क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछ लेता है, ई केवाईसी पूछ लेता है, सिंपल केवाईसी पूछ लेता है, नो योर कस्टमर जिसको अपन बोलते हैं। ई केवाईसी तो क्या होता है, अपन ऑनलाइन ही उसको मतलब प्रोवाइड करा देते हैं कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दीजिए और वहीं पे हो जाएगा। सिंपल केवाईसी एक होता है, एक पेपर पे बंदे से लिखवा के ले लेते हैं कि भाई तेरी इन्फॉर्मेशन लिख के नीचे साइन कर दे। ठीक है, कि भाई मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा नाम ये, मेरा पता है ये, तो वो नो योर कस्टमर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल केवाईसी क्या हो जाता है, क्या होता है। इसके अलावा केवाईसी क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, रेट्स पूछ लेता है, जो मैंने पीछे बताई उनकी डिटेल्स पूरी पूरी लेना। लेंडिंग, ब्याज, किन ब्याज दरों के ऊपर लोन देता है, तो लेंडिंग का मतलब लोन देना होता है। सबसे बड़ा लेंडर्स बैंक अपना एसबीआई है, तो एसबीआई सबसे ज़्यादा लोन देता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 घंटे लगेंगे। आप एक दिन सेटिंग कर लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक दिन पीछे वाले पे सेटिंग कर लीजिए, 2 दिन की सेटिंग में ही आपके 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अदर टॉपिक्स भी कुछ बच गए हैं इसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2 दिन का अभी तक आपका हुआ है, 2 दिन आप 7-8 घंटे पढ़ोगे तो 15 से 20 नंबर आ जाएंगे। आपको यही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। स्मार्ट हार्डवर्क भी करो, स्मार्टली करो। अदर टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो देखो डेज आएंगे, डेज में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है। पीछे के 2 महीने, आगे के 2 महीने एग्जाम से, उनमें भी सारे नहीं याद हो रहे हों, कम से कम वो जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो। दूसरा, जो कॉरपोरेट से रिलेटेड, जैसे नेशनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट डे कब आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। नेशनल कस्टमर डे भी आता है, कंज्यूमर डे, कस्टमर डे नहीं, कंज्यूमर डे आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स में मैं आपको 2-3 अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही मोरली बता देता हूँ। एक तो अपने गुजरात का सीएम चेंज हुए, 3 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए, ऐसे ही और न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की इनकी भी कोशिश करूँगा, जहाँ तक हो जाए मैं लिस्ट प्रोवाइड, ये बहुत ज़्यादा है, इनको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्कीम्स आप पढ़ लेना, स्कीम्स आपको सारी पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। समिट्स आपको सारे पढ़ने हैं, कमेटी आपको सारी पढ़नी है, बैंक्स की कुछ न्यूज़ होंगी, आप बैंकर्स अड्डा, महिंद्रा ग्रुप जैसी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो अदर टॉपिक्स में आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट्स में बैंक्स के ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे कुछ एक ट्रिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे क्या है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाएंगे। वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, वो आपका 100% सही हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोग भूल जाते हैं कि भाई कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर पूछता है उसके अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अवार्ड्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए,
तो अवार्ड्स के लिए आपको क्या करना है, नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स में मिले भी, वो आपको याद कर लेने हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये जो अपने इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, जैसे बाबा साहेब फाल्के अवार्ड है, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर लिस्ट आती हैं अपने फोर्ब्स और फॉर्चून जैसी जो मैगजीन्स हैं बड़ी बड़ी, फोर्ब्स ने इस बार 5-6 लिस्ट निकाली हैं, उसके अंदर आप ज़रूर देख लेना अपने इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, इंडिया के कौन कौन लोग शामिल है और टॉप किसने किया है, टॉप किसने किया है और इंडिया के कौन कौन शामिल है। ये दो चीज़ आपको पढ़नी है। इन दो के अलावा तीसरी चीज़ आपको उसमें से नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं पढ़ना है सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ने से। आप तो ये देखिए इंडिया के कौन कौन है और फर्स्ट रैंक पे कौन कौन है, उसके अलावा इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्कस करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अपन ट्रिक देख लेते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखो, WOIO एक ट्रिक का नाम मान लेते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं अपन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होती है, तो उसका सेंटर जेनेवा में है। ठीक है, IMO को छोड़ने के बाद में, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड नहीं, ये अलग है। ठीक है, तो IMO को छोड़ के ये बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के अंदर है, आप इसको रीडिंग मारिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन से खत्म होती है, फिर वर्ल्ड से स्टार्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन से खत्म होती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इनका हेड ऑफिस है। IMO को छोड़ के, IMO का कहाँ है अभी बताएंगे। ठीक है, ये ISO भी यहीं पे है। इसके अलावा एक इसका जो अपवाद है जो भी जिनेवा में है, वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी एक जिनेवा के अंदर, तो ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपको अलग से याद रखना है। इसके अलावा लंदन में क्या क्या है, उसके लिए आपको याद रखना है, IM ए कॉमन मैन इन लंदन, लंदन में मैं एक कॉमन आदमी हूँ, ये आपको याद रखना है। तो आई से इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, जो मैंने पीछे बताया था IMO, इसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन के अंदर है। एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल याद हो जाएगा। कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन हेडक्वार्टर वाशिंगटन में होते हैं, जो मनी से रिलेटेड जो संस्था होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक भी कहाँ पे है, वो वाशिंगटन DC में है। IMF भी वाशिंगटन DC में, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वाला भी। ठीक है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट, एटॉमिक, इन सब से रिलेशन रखने वाले वियना में, जैसे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गया ना, जहाँ पे इंडस्ट्री दिख गई वहाँ पे वियना आ गया। अगला एटॉमिक आ गया तो वो भी वियना आ गया। ठीक है, पेट्रोलियम आ गया तो वो भी वियना आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, UN के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, UN चाइल्ड इमरजेंसी न्यूयॉर्क। ठीक है, ये एक ट्रिक, इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क मतलब UN चाइल्ड इमरजेंसी आ गई है न्यूयॉर्क के अंदर। तो उससे क्या याद होगा आपको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो गया आपका, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूयॉर्क में हो गया। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी चिल्ड्रन से क्या हो गया, न्यूयॉर्क क्या हो गया, इसको शॉर्टकट में यूनिसेफ भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ये सारे पेरिस में। ठीक है, तो इकोनॉमिक आ गया इसमें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, तो ये भी हो गया। एजुकेशन से रिलेटेड आ गया तो अपना पेरिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका भी एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ADB वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, तो आप इसमें याद रखिए एशियन, एशियन से AN को मनीला से वहाँ पे ऑप्शन में मैच कर लेना, AN से फिलीपींस में है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ ट्रिक्स बना के कुछ अपने दिमाग में, मतलब उस बात को रिमेंबर रखने के कुछ तरीके होने चाहिए कि भाई ऑप्शन देख के मेरे को याद आ जाए। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एशियन, जकार्ता इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, SJEC, इससे आप ट्रिक करो भाई, एशियन में SJEC होता है ना, SJEC, तो वहाँ से आप जकार्ता याद कर लीजिए। रिमेंबर प्लेइंग कार्ड्स में आता है ना ये, तो वहाँ से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये रोम में है। ठीक है, इटली के अंदर। ठीक है, तो आप फूड आ गया तो
इडली से इडली याद रख लो भाई, इडली से इडली यानी फूड आ गया, तो उसका इडली है, ए इटली है और रोम है, ठीक है। इसके बाद में इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नीदरलैंड के अंदर है। आप इसको ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इस कोर्ट को नीदरलैंड में क्यों रखा गया है, क्या ताकि इसके ऊपर यूएनओ का, ब्रिटेन का, जो बड़े बड़े देश हैं, इनका कोई प्रभाव ना पड़ पाए, इसलिए इसको छोटा सा देश है नीदरलैंड, द हेग नाम की वहाँ पे कोई सिटी है, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसके बाद में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, शार्क, जो अपना है वो काठमांडू नेपाल में, ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया के अपने नेपाल के अंदर। देखो दोस्तों, डू इट नाउ, अभी पढ़ लो अच्छे से, आपको आराम से, जिसने अभी तक बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ा है वो भी आराम से मोर देन 25 मार्क्स ला सकता है। आपको जैसे मैंने गाइड किया है, शुरू के जो मेरे 10 मिनट का, 15 मिनट का जो वीडियो था, वहाँ से 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको बैंकिंग का बताया, वहाँ से 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। 20 हो गए, एक यहाँ से आ जाएगा, तो 20 क्वेश्चन तो आपके इस वीडियो में जो मैंने गाइड किया वहाँ से आ जाएगा। उसके अलावा जो मैंने अदर पॉइंट्स में बताए वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करोगे तो हो जाएगा। मैं आपको जल्दी ही डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, अभी तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, 1 या 2 दिन के अंदर जल्दी से एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको याद कर दिया जाएगा, याद करके चले जाइएगा। वो PDF बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, 15 या 20 पेज की PDF होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। उस PDF को लास्ट के 2 या 3 दिन में रिवाइज करके जाना। इसके अलावा आप और कहीं से जीके पढ़िए, लेकिन जो मैंने ये बताया इसको जरूर पढ़िए और इसी स्ट्रेटजी से पढ़िए। 7 दिन के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और इसके अलावा आगे IBPS का एग्ज़ाम आ रहा है, RRB का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए हम जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के 2 फायदे होंगे, हम RRB IBPS इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट डालेंगे तो उसको वीडियो आपको डायरेक्ट मेल में मिल जाएगी, या फिर आपके यूट्यूब के होम पेज के ऊपर आपको वीडियो कहीं भी दिख जाएगी, तो उससे आप अपडेट रहेंगे कि हमारे चैनल पर क्या मतलब नए वीडियोज़ आ रहे हैं। जैसे RRB के बारे में, हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में कोई टॉपिक, जैसे पजल के बारे में हम एक बड़ा रिसर्च कर रहे हैं पजल के बारे में, क्योंकि पजल टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स में कंटेंट करता जा रहा है, तो पजल के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर द BOB एग्ज़ाम। मैं जल्दी से कोशिश करूँगा आपको PDF और मटेरियल प्रोवाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।